हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आपको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर तरह की शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। दोस्तों, आप लोग उत्तर में लिखिएगा, व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्ति विभिन्नता कहा जाता है। शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक आदि पक्षों का विकास किया जाता है। शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योग्य बना सके। तरह की व्यक्ति विभिन्नता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत रूप, रंग, नाक, नक्शा, शरीर रचना, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धि आदि की विभिन्नता से व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान की जाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा देखिए क्या करा कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, उत्तर में हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, कह रहा कि किशोरावस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला आपको हेडिंग बनाएगा दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, अतः शिक्षकों को उनके संतुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत रहना चाहिए। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। चलिए अगली हेडिंग देख लीजिए दोस्तों। अगली हेडिंग आपके स्क्रीन पर है दूसरी, तरह की बौद्धिक क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था। किशोरावस्था में बालकों के बौद्धिक विकास के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास के लिए बौद्धिक व्यायाम आवश्यक है। चलिए आगे अगली हेडिंग आपकी रहेगी दोस्तों तीसरी हेडिंग में आप लोग लिखिएगा कि संवेगों का प्रशिक्षण। किशोरों को शिक्षा द्वारा संवेगों का नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में अस्तित्व आ सके। अगली जो आपकी हेडिंग रहेगी दोस्तों चौथी हेडिंग कह रहा है कि सामाजिकता की शिक्षा। किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति बड़े प्रबल रूप में होती है। शिक्षक इसका लाभ उठाकर किशोरों में प्रेम, सहयोग, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और आत्म निर्णय आदि अन्य अच्छे गुणों को विकसित कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हेडिंग आपकी रहेगी पांचवी हेडिंग देखिए, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, इसलिए पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ा गया था हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं है, अब सही हो गया होगा। चलिए देखिए, पांचवा क्या करा कि पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, माने कि किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, क्योंकि उनके रुचियों में विविधता होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न
3 कह रहा है कि अवधान एवं अभिरुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि अवधान और रुचि एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। रुचि जो है मानसिक रचना या मानसिक संस्कार है। अवधान वह अनुभव है जो रचना द्वारा निश्चित होता है। ठीक है, किसी वस्तु में रुचि रखने का तात्पर्य उस वस्तु पर ध्यान देने के लिए तत्पर होना है। मैडुगल ने अवधान और रुचि का संबंध बताते हुए कहा कि रुचि सुप्त अवधान है और अवधान क्रियाशील रुचि है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो कहा था मैडुगल ने। ठीक है, कौन? मैडुगल ने। ठीक है, कह रहे कि रुचि जितनी प्रबल होगी उतनी ही वह अवधान को आकृष्ट करने के लिए प्रबल शक्ति उत्पन्न करेगी। आइए आगे कह रहा है, जन्मजात रुचि अनैच्छिक या अप्रेरित अवधान को निर्धारित करती है। माँ का बच्चे की धीमी सी आवाज सुनकर उस पर ध्यान देना अप्रेरित अवधान है। यह वात्सल्य की जन्मजात रुचि से निर्धारित है। अर्जित रुचियां जो होती हैं दोस्तों, ऐच्छिक अवधान को निर्धारित करती हैं। गणित के प्रश्नों पर ध्यान देना ऐच्छिक एवं प्रेरित अवधान है। ठीक है, प्रश्नों में रुचि बालक की अर्जित रुचि है। जिस प्रकार रुचि अवधान को निर्धारित करती है उसी प्रकार अवधान भी रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो ये था दोस्तों प्रश्न तीसरे का आंसर। आइए प्रश्न 4 देखिए, आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 4 का सभी लोग प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। स्मृति के प्रभावी कारक निम्न है दोस्तों। आप लोग हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग आपकी रहेगी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति किसी भी नए विषय को शीघ्र ही याद कर सकता है ना, और रूढ़ शरीर और मन स्मृति को दुर्लभ करता है। समझ गए? चलिए अगली आप लोग हेडिंग बनाएगा संप्रेरणा। तरह की स्मृति की क्रिया में संप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा कठिन कार्य को सरल बनाती है। यदि बालक को किसी नए ज्ञान का स्मरण करने के लिए संप्रेरणा नहीं होगी, है ना, तो वह उस ज्ञान का कभी स्मरण नहीं कर सकता, है ना। चलिए आइए आगे आपकी अगली हेडिंग तीसरी, कह रहा है कि सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा भी स्मृति को प्रभावित करती है। यदि किसी विषय को सीखने की इच्छा बालक के अंदर है तो वह उसे जल्दी और सरलता से सीख लेगा। दबाव देकर, आज्ञा देकर कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है। अगली हेडिंग रहेगी आपकी चौथी, कह रहा है कि पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री सरल, स्पष्ट, नवीन, उत्तेजित करने वाली, रोचक और उपयोगी होनी चाहिए। ऐसी पाठ्य सामग्री को बालक सुविधा पूर्वक शीघ्रता के साथ स्मरण कर सकता है ना। चलिए लास्ट आपकी हेडिंग है दोस्तों पांचवी, तरह की सीखने की विधि। सीखने की विधि का स्मृति पर प्रभाव पड़ता है। यदि विषय के अनुकूल सीखने की विधि नहीं अपनाई जाती तो बालक कदापि विषय को स्मरण नहीं कर सकता। चलिए आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 5। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना तो चैनल को हमारे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न 5 को देखते हैं। तरह के प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 प्रक्षेपी परीक्षणों का नाम बताना आपको है। तो पहला आपका रहेगा प्रक्षेपी विधियां, हेडिंग बनाएगा और इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि आधुनिक युग में व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों में प्रक्षेपी विधियों का सर्वाधिक प्रचलन है। यह विधियां मुख्यतः व्यक्ति की गहराई तक दबी हुई इच्छाओं एवं आंतरिक स्तरों, अचेतन मन आदि का मूल्यांकन करती है। प्रत्येक व्यक्ति में इच्छाएं, प्रेरणाएं, रुचि, संवेग, अभिवृत्तियां, है ना, विश्वास आदि होते हैं जो उनके व्यक्तित्व के ही अंग होते हैं, लेकिन ना तो वे दूसरों को दिखाई देते हैं और ना ही व्यक्ति उनके बारे में नेतन होता है। ठीक है, आगे आइए। कह रहे कि प्रक्षेपी विधियां
व्यक्तित्व के इन समस्त गुणों के समान परीक्षक द्वारा उद्दीपन स्थिति प्रस्तुत की जाती है, लेकिन परीक्षक की उसकी प्रतिक्रियाओं की व्याख्या कर उसके व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेता है ना। दो प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम दोस्तों निम्न है। पहला आपका है रोरसा अस्थायी परीक्षण, दूसरा आपका है बालक बोध परीक्षण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 6 तरह की सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं, उनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों आप लोग एक बढ़िया सी हेडिंग बनाएगा, सीखने के वक्र का अर्थ। ठीक है, सीखने के वक्र का अर्थ। तरह की गेट्स के अनुसार सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। सीखने के वक्र का प्रकार, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। आइए हम इन तीनों को बेहतरीन तरीके से देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्या है आपका है धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। ठीक है, यह सीखने की क्रिया में वृद्धि व्यक्त करता है। दूसरा है दोस्तों ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, यह सीखने की क्रिया में शिथिलता व्यक्त करता है। तीसरा आपका है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र यह व्यक्त करता है कि पहले सीखने की गति धीमी हुई, फिर तेज और फिर धीमी हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि सीखने का वक्र उन्नति या अवलोकन का प्रदर्शन करता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए, मैं आपको एक पाई चार्ट रुकिए, चलिए इसको देख लीजिए। देखिए हमने बनाया है पेन से। ठीक है, इसको लिखा है अधिगम की मात्रा। ठीक है, अधिगम की मात्रा ये लिखा गया है उनतोदर। ठीक है, उनतोदर या निष्पादन वक्र। ठीक है, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहेंगे ऋणात्मक सूचक वक्र। ठीक है, समझ रहे हैं? देखिए ये आपका इस तरह से बना हुआ है, बार बार ये आ जा रहा हूँ। चलिए देखिए ये बना हुआ इस तरह से, आप देख रहे होंगे कि ये पहले क्या था, पहले ये बहुत गति से जा रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये नीचे गिर गया, यानी कि क्या हो गया, ऋणात्मक सूचक वक्र कहलाएगा ये। ठीक है, दूसरा आपका है, देखिए दोस्तों इस तरह से बना हुआ है। देखिए आप देख रहे हैं, इसे कहेंगे नतोदर निष्पादन वक्र। ठीक है, जिसे हम कहेंगे धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। ये क्या करेगा दोस्तों, ये नीचे से उठेगा और ऊपर चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक से उठेगा और यह क्या करेगा, धनात्मक की ओर बढ़ता चला जाएगा। और आपका जो तीसरा है, देखिए ये बना इस तरह से, ये क्या है, ये कह रहा है कि मिश्रित या अवग्राहस वक्र। ठीक है, जिसे हम यस टाइप वक्र कहते हैं। देखिए पहले क्या करेगा दोस्तों, पहले ये घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिश्रित वक्र कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 7 कह रहा है कि बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, हेडिंग बनाएगा बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक हो रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि बाल मनोविज्ञान की सीमाओं और सीमित ज्ञान के कारण ही बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है उसे मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए ये आपका है, पहला है दोस्तों बाल विकास के नियम, सिद्धांत और विधियां। दूसरा आपका है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण। तीसरा आपका है बाल विकास की अवस्थाएं। चौथा आपका है शारीरिक विकास। पांचवा आपका है क्रियात्मक विकास आदि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न 8 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, एक हेडिंग बनाएगा तर्क। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि समस्या के समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है। तर्क चिंतन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इसके लिए मस्तिष्क का सुसंगठित होना आवश्यक होता है। तर्क की प्रक्रिया के लिए 2 दशाएं आवश्यक हैं,
एक तो व्यक्ति के मन में संप्रत्यय बन चुके होने चाहिए और दूसरे उसमें निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। समझ गए? चलिए आगे कह रहा है, इन दशाओं के अभाव में व्यक्ति तर्क नहीं कर सकते। तर्क की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर वर्तमान ज्ञान परिस्थितियों के अज्ञात परिस्थिति के संबंध में चिंतन और तर्क करता है। ठीक है, समझ गए तर्क के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं चिंतन। ठीक है, चलिए, चिंतन और तर्क ही वह गुण है जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं और अलग ही नहीं करते वरन इनमें ऊंचा उठाते भी हैं। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन के द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है। चिंतन पर्यावरण अथवा परिस्थिति में उपस्थित समस्या से प्रारंभ होता है। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है और वह उसका समाधान करना चाहता है तो चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 9। कह कि व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करेंगे? उत्तर लिखिएगा कि व्यक्तित्व क्या है। यह विवादग्रस्त प्रश्न है। विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है। अंग्रेजी शब्द में पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है बाहरी नकाब या वेशभूषा। ठीक है, इस प्रकार पर्सनालिटी की पर्सनल शब्द से उत्पत्ति या प्रकट करती है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके बाह्य गुणों से मापा जाता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए दोस्तों, तरह की व्यक्तिगत मापन की कुछ विधियां निम्न है दोस्तों। पहला आपका है व्यक्तिगत राय, दूसरा आपका है जीवन कथा, तीसरा आपका है व्यक्ति इतिहास, चौथा आपका है आलेखन विधि, पांचवा आपका है प्रश्नावली, छठा आपका है साक्षात्कार। आइए आगे देखते हैं। सातवां आपका है श्रेणी मूल्यांकन, आठवां आपका है व्यक्तिगत सूचियां। ठीक है, चलिए अब लोग हम आ गए दोस्तों प्रश्न 10 पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 10 को देखते हैं। कह रहा है कि सीखने की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। सीखने की प्रभावशाली विधियां दोस्तों निम्न है। इसमें आप लोग हेडिंग बनाएगा। हेडिंग 1 कह रहा कि निरीक्षण से हमारा आशय किसी केंद्र बिंदु पर अवधान केंद्रित करना है। छात्र जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके विषय में वे जल्दी सीख जाते हैं। समझ रहे हैं? अगला देखिए हेडिंग, अगली आपकी हेडिंग रहेंगी परीक्षण करके सीखना। नवीन तथ्यों की खोज करना वास्तव में सीखना है। छात्र परीक्षण द्वारा किसी नई बात की खोज कर सकता है। परीक्षण के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अगली हेडिंग रहेगा आप लोग तीसरी, सूझ से सीखना, मानी कि निरीक्षण घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। सूझ निरीक्षण की अंतिम क्रिया समझी जाती है। निरीक्षण में किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और चौथी आपकी दोस्तों हेडिंग रहेगी प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीखना। व्यक्ति जब किसी कार्य को सीखने का प्रयास करता है तो आरंभ में वह त्रुटि करता है, परंतु निरंतर प्रयास करने के बाद वह उस कार्य को करने में सफल हो जाता है। समझ गए? चलिए अगली हेडिंग आपकी रहेगी पांचवी, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि उसे कहते हैं। प्रोफेसर जॉन डीवी तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को खत्म करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। समझ रहे? चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2022 में। दोस्तों जितने भी लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 11।
तरह के अधिगम की विशेषताएं लिखिए। अधिगम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आप लोग हेडिंग बनाएगा उसमें नंबर बनाकर। नंबर 1 लिखिएगा कि अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि व्यक्ति हर स्थिति में अपनी वातावरण में समायोजित होने का प्रयास करता है, जिसके फलस्वरूप वह अपनी व्यवहारों में संशोधन या नए व्यवहारों को ग्रहण करता है ताकि वह अपनी समायोजित अवस्था में रह सके। चलिए आइए हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं। हेडिंग आपकी दूसरी, ठीक है। दूसरी हेडिंग कह रहा है कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है। सीखने में सफलता निश्चित उद्देश्यों की उपस्थिति से ही संभव है। सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य है। बिना बुद्धि या विवेक के सीखने की प्रक्रिया संतोषजनक ढंग से नहीं चलती। समझ गए? चलिए अब लोग अब बनाइएगा तीसरी हेडिंग, जो थोड़ी सी बड़ी होगी। अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। मनुष्य जो कुछ सीखता है उसका क्षेत्र ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक होता है, क्योंकि वह ज्ञान का संग्रह करता है, भावनाओं को ग्रहण करता है तथा क्रियाओं को करने के लिए दक्षताओं को भी संकलित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 12 में 12 तरह की सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो सीखने की प्रभावशाली विधियां निम्नलिखित हैं। आप लोग हेडिंग बनाइएगा। पहला प्रश्नोत्तर विधि है ना, जिसमें सुकराती विधि कहते हैं इसको भी, ठीक है। इस विधि का प्रतिपादन सुकरात ने किया था, इसलिए इसे सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवाया जाता है। समझ गए? चलिए अगली हेडिंग आपकी रहेगी दोस्तों दूसरी हेडिंग है आपकी करके सीखना। करके सीखना अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आज कल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। अतः रूसों से लेकर मॉन्टेसरी शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों को ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया। चलिए आइए अगली हेडिंग आप लोग बनाइएगा तीसरी, प्रोजेक्ट विधि। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वाधिक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है। यह विधि अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डी.बी. किलपैट्रिक आदि के सम्मिलित प्रयास की योजना विधि है। चलिए लास्ट आपकी हेडिंग चौथी, देखिए तरह की वर्धा योजना या बुनियादी तालीम, यानी कि इस योजना की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रश्न 13। तरह की किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस कथन की विवेचना कीजिए दोस्तों। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तरह की किशोरावस्था का प्रारंभ लगभग 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। व्यक्तिक अंतर होने कारण इनकी इसकी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। किशोरावस्था लगभग 18 से 19 वर्ष तक मानी गई है। इस अवस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक 21 वर्ष तक मानते हैं। इसमें बालक अनेक जिज्ञासाएं लिए हुए होते हैं, है ना। चलिए कह रहा है कि हेडिंग बनेगा आप लोग, चलिए हेडिंग बनेगा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह वह अवस्था है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में व्यवहार संबंधित
समस्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। इसमें विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षक बहुत तीव्र होता है। लड़के लड़कियों की तरफ तथा लड़कियां लड़कों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। इस अवस्था में अपराध होने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इसमें प्रतिस्पर्धा, आत्मसम्मान, वीर पूजा की भावना का विकास होता है। स्टैनले हॉल के अनुसार, आइए देखिए स्टैनले हॉल क्या कह रहे हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में काम वासना की भावना का विकास शुरू होता है। इसमें बालक का झुकाव जिस तरफ जाता है उसी दिशा में वह आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ बालक नशीली दवाओं का सेवन, मदिरा, तंबाकू आदि का सेवन करना शुरू कर देते हैं। इसमें संवेग, चिड़चिड़ापन, घृणा, क्रोध आदि कई भाव तथा संयोग उत्पन्न हो जाते हैं। समझे? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 14 तरह के बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व निम्न प्रकार है दोस्तों। पहला आप लोग पॉइंट में लिखिएगा कि बालक की बुद्धि एवं विकास में वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। दूसरा आपका है कि बाल विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक। तीसरा कार्य कि बाल निर्देश एवं परामर्श में सहायक। चौथा आपका है कि बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक। पांचवा आपका है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। और आपका छठा है अनुशासन स्थापन में सहायक आदि। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 15। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न 15 का आंसर बताइए सब लोग। कि किशोरों की व्यवहार संबंधित समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आइए किशोरों में बदलाव शुरू होता है क्योंकि ये अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। इसमें निम्न बातें शामिल हैं दोस्तों, आइए उनको हम देखते हैं बढ़िया से। देखिए पहला आपका है कि माता पिता एवं भाई बहनों के साथ बहस करना। दूसरा आपका है कि परिवार में दूसरों के प्रति असम्मानजनक व्यवहार। तीसरा आपका है कि भावनाओं में उतार चढ़ाव और मूढ़ी होना, है ना। और आपका चौथा है वीर पूजा की भावना का विकास होना। और पांचवा आपका है कि अपने को श्रेष्ठ समझना। और छठा आपका है कि प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होना। और सातवां आपका है विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षित होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 16 कह रहा है कि चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो चिंतन का एक अवसादी प्रक्रिया है। इसमें नए विचार आपके दिमाग में आते हैं जो निर्णय लेने में सहायक होते हैं। चिंतन में आए विचार की तुरंत प्रतिक्रिया होती है। विचार को पसंद करते हैं या ना पसंद, लेकिन आपका विवेक विचार को मूर्त रूप देने के लिए अच्छा या बुरा के बारे में सोचता है। चिंतन करने से तर्क शक्ति का विकास होता है जिसमें वैज्ञानिक शक्ति जागृत होती है। ठीक है, चिंतन सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह हमें अपने बारे में और हम कैसे सीखते हैं इसके बारे में अधिक जानने की अनुमति देता है। यह हमें शैक्षणिक कौशल में सुधार करने में भी सहायता करता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 17 कह कि मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। तो मानसिक विकास के अनेक क्रियाओं का समूह होता है। इसके विभिन्न पक्षों के नाम निम्नलिखित हैं दोस्तों। पहला आपका है संवेदन। दूसरा आपका है रुचि एवं अभिव्यक्ति। तीसरा आपका है तर्क। चौथा आपका है प्रत्यक्षीकरण। पांचवा आपका है कल्पना। छठा आपका है निर्णय। और आपका सातवां है स्मरण विस्मरण। ठीक है, और आइए आठवां आपका है निरीक्षण। नौवां आपका है बुद्धि। दसवां आपका है ध्यान। 11वां आपका है चिंतन। और लास्ट आपका 12वां है सीखना या अधिगम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 18 कह रहा है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने में, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतः प्रज्ञा
से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ कह रहे हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बकिंघम कहते हैं सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। आइए कुछ राइटर हैं। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, और हुटरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 19 कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी विधि का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व मापन की विधियां, ठीक है। पहला आप लोग हेडिंग बनेगा दोस्तों आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जीवन इतिहास विधि, दूसरा है प्रश्नावली विधि, तीसरा आपका है निरीक्षण विधि, और आपका चौथा है साक्षात्कार विधि, और आपका लास्ट है आत्मकथा लेखन विधि। आइए अगली आप लोग हेडिंग बनाएगा दूसरी वस्तुनिष्ठ विधि, ठीक है। वस्तुनिष्ठ विधि, इसके अंदर लिखिएगा कि शारीरिक परीक्षण, दूसरा है संचयी अभिलेख, तीसरा है परिस्थिति परीक्षण, और आपका चौथा है दोस्तों मापन रेखा विधि, छठा आपका है समाज मिति विधि, ठीक है। और आइए आगे कुछ है, हाँ एक और है व्यक्तित्व सूचियां, ठीक है। अब चलिए अगली हेडिंग पर चलते हैं। अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर तीसरी, देखिए क्या करा, प्रक्षेपी विधि, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए लिखिएगा कि रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण, दूसरा आपका है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा आपका है बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, चौथा आपका शब्द साहचर्य परीक्षण, और आपका लास्ट है चित्र साहचर्य परीक्षण। चलिए अब हम लोग आ गए हैं, अगली हेडिंग बनाएगा दोस्तों, देखिए आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है। इस विधि में व्यक्तित्व की जांच उसके परिचितों की सहायता से या परीक्षक द्वारा की जाती है। इसमें निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है इसमें दोस्तों आपका, पहला है जीवन इतिहास विधि। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसकी मां के गर्भ धारण के समय से जो घटित है ना, जो घटित हो रहा है उसका इतिहास तैयार करते हैं। इस विधि में व्यक्ति 3 तरह की सूचनाएं एकत्र करता है जो इस प्रकार हैं। आइए इसको देते हैं, देखिए पहला आपका है बीता इतिहास, दूसरा आपका है प्रारंभिक सूचनाएं, तीसरा आपका है वर्तमान अवस्था। समझ गए? चलिए समझ गए तो आगे चलिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 20। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 20 को देखते हैं। कह रहा है कि वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। देखिए कह रहा है कि ग्रेगर जोहान मेंडल एक वैज्ञानिक थे, आनुवांशिक के जनक और संस्थापक भी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच मटर के पौधे यानी कि पीसम सैटिवम, ठीक है, पर कई प्रयोग किए। इन्होंने प्रयोगों के परिणामों का अध्ययन किया और कई अवलोकन निकाले। इस प्रकार वंशानुक्रम में के नियम अस्तित्व में आए। वंशानुक्रम का नियम निम्न है दोस्तों, आइए उसको देखा जाते हैं बढ़िया से। आप लोग हेडिंग बनाइएगा समान का नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। दूसरी आप लोग हेडिंग बनाइएगा विभिन्नता का नियम, यानी कि इस नियम के अनुसार यह सिद्ध हुआ संतान बिल्कुल माता पिता की हम शकल या समान नहीं होते हैं। और आइए एक हेडिंग और बनेगा प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार पिता के बच्चे का तीव्र बुद्धि वाली और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे का प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति हुई, वही प्रत्यागम कहलाती है, ठीक है। आइए
चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 में। चलिए दोस्तों, 2019 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को देखा जाएगा, और जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दो, ठीक है। चलिए आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 21 कह रहा है कि बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन निम्न है दोस्तों। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, पहला आपका कह रहा है विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण। दूसरा आपका है बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा आपका है सीखने की इच्छा, और आपका चौथा है पुनर्बलन। पांचवा आपका है सीखने का उचित वातावरण। छठा आपका है अध्यापक की भूमिका। सातवां आपका है अधिगम हेतु प्रयुक्त विधियां। चलिए आइए हम लोग आगे हैं अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका 22 आपकी स्क्रीन पर। जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। इस संधिकाल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है? तो किशोरावस्था में किशोरों के विकास में शिक्षकों का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी की भावनाओं का यदि आदर किया जाए तो पढ़ाई में उन्हें आनंद आता है। इस अवधि में किशोर अपने आप को इतना सक्षम समझने लगता है कि वह अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23 कह कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां की माप परोक्ष रूप से होती है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के अचेतन स्तर पर दबी हुई आंतरिक भावनाओं का मापन किया जाता है। प्रक्षेपी विधि में साधारणतः व्यक्ति के सम्मुख उद्दीपक स्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उसे ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है जिससे वह अपने व्यक्तित्व जीवन से संबंधित छिपी बातों को उन स्थितियों के माध्यम से प्रकट कर सके। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 24 कह रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। दोस्तों उत्तर लिखिएगा कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे दोस्तों वो थे थॉर्नडाइक। सीखने में यह सिद्धांत भी अपना विशेष महत्व रखता है ना। कह रहा है कि थॉर्नडाइक का विश्वास है कि चूहे तथा बिल्ली की तरह बालक भी प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखते हैं। बालक इस सिद्धांत के अनुसार चलना, बोलना तथा भोजन करना सीखते हैं। शिक्षा की उपयोगिता निम्न है। आइए इसको देखते हैं। पहला आपका है दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व। दूसरा है इसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह अस्थायी रहता है। तीसरा आपका है दोस्तों कि यह उन त्रुटियों की ओर संकेत करता है जिनसे लाभ उठाया जा सकता है। और आपका चौथा है कि यह गणित विज्ञान विषयों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 25 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 25 के प्रश्नों को हल करते हैं। कह रहे हैं कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती हैं। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को प्रबल प्रदान करता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर है प्रश्न 26 कह रहा है कि सिखाने तथा विद्यालय अवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखिएगा दोस्तों कि शैक्षिक वातावरण समुदाय का कर्तव्य है कि वह बालकों को बुरे वातावरण से बचाकर अच्छे से अच्छा शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करें जिससे उसके व्यक्ति का उचित दिशा में सर्वोत्तम विकास हो सके। व्यापक दृष्टिकोण समुदाय का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। समुदाय को चाहिए कि वह अपने प्रभावों को केवल विशेष समुदाय अथवा जात तक ही
सीमित न रखें, अपितु विशाल समुदाय तक अथवा विश्व तक पहुंचाएं। समझे? तथा जाति पात सांप्रदायिकता पक्षपातों से ऊपर उठकर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें तथा मानव जीवन की सच्ची सेवा करना। समझ गए? चलिए, समझ गए तो आगे चलिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 27 कह रहा है कि अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है, कथन को स्पष्ट करना है। उत्तर लिखिएगा कि अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है। यह कथन कोहलबर्ग के अनुसार है। व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है, न कि उसके भागों को। प्रयोग सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी गेस्टाल्टवादी हैं, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति द्वारा अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा अच्छी तरह समझ लिया जाता है। इसी संबंध में कोहलबर्ग ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 28 कह रहा है कि अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो अवधान को प्रभावित करने वाले व्यक्ति या विशेष शारीरिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु को चेतना के केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है। अवधान को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों निम्न है। पहला आपका है गति, तीव्रता, नवीनता, आकार, विषमता, स्वरूप, पुनरावृत्ति, रहस्य, है ना। दूसरा आपका है कि मूल, प्रवृत्तियां, आवश्यकता, उद्देश्य, आदत, संवेग, जिज्ञासा। चलिए आइए हम लोग प्रश्न 29 पे आ गए हैं। कह कि सांख्यिक के महत्व को संक्षेप में लिखिए। तो दोस्तों सांख्यिकी के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला आपका है दोस्तों, सांख्यिकी उचित मात्रात्मक डेटा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करती है। दूसरा है यह सटीक विवरण और बेहतर समझ प्रदान करता है। तीसरा आपका कि यह जटिल डेटा को आसानी से समझने के लिए ग्राफिकल रूप या सारणीबद्ध रूप और आरेखीय प्रतिनिधित्व में दर्शाता है। और लास्ट आपका चौथा दोस्तों, यह मात्रात्मक अवलोकनों के माध्यम से परिवर्तनशीलता पैटर्न को समझने में मदद करता है। चलिए आइए हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न 30 को देखते हैं। करें सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए, उनका मध्यमान ज्ञात कीजिए। आपको उनका मध्यमान ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपका प्राप्तांक है 20, 23, 27, 18, 17, 13, 24, 22। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपके इन्होंने 8 बच्चों ने ये नंबर पाया है। ठीक है, इसे A B C D E F G H नाम दिया गया है। रख दिया है 8 विद्यार्थियों का अंक प्राप्तांक। देखिए A का 20 है। ठीक है, A ने कितने पाया दोस्तों? 20 पाया है। ठीक है, यही है। A ने 20, B ने 23, C ने 27, है ना, D ने 18 और E ने 17, F ने 13 और G ने 24 और H ने 22 इसने पाया। देखिएगा कि सिग्मा n मतलब कि बराबर 20 प्लस 23 प्लस सबको जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ने के बाद जितने बच्चे थे उन्हीं को बट्टे में, पूरे के बट्टे में कर दिया। 8 हो गए। जब इनका काउंटिंग करेंगे दोस्तों ना, इनका जब जोड़ेंगे हम इसको जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका कितना निकल के आएगा? 164 निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा? 164, 164। ठीक है, और कितने बचे थे टोटल? 8। ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया? काट दिया। ठीक है, तो इसको जब या तो भाग दीजिए या तो इनसे काट दीजिए। देखिए इसको अगर किससे काटा जाए? 2 से काट दें। देखिए 2 चौक को 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, है ना, और 2 चौक को 8 और 2 एकन्ना 2। ठीक है, इतना आ गया।
फिर इसको आप भाग दे सकते हैं, भाग देंगे तो भी आ जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए भाग करते हैं, देखिए भाई इसको हम भाग कर देते हैं, कितना आया था, भाग कर दीजिए इसको, देखिए भाग कर देंगे 8 से, ठीक है। तो देखिए 8 पढ़ा था, पढ़िए कि 16 जट 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है, 8 दूनी 16, काटने की जरूरत नहीं, फटाफट लग जाएगा। 6 6 से कट गया, 1 1 से कट गया, आ गया यहाँ पर 4। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो से भाग देंगे, ठीक है, किससे, जीरो सुनाई सुनना हो जाएगा, ये 4 उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव लगा दीजिएगा, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 5 40, यानी कि 5 बार में, यानी कि 200, यानी कि 20.5 आएगा। कितना आएगा, यहाँ दशमलव है ना, 20.5, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, चलिए समझ गए होंगे। तो ये देखिए आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है, 20.5, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, आइए। देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं 2018 में, तो चलिए दोस्तों सभी लोग 2018 के सेशन को शेयर करो। चलिए देखिए दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न है 31, कह रहा कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना को विस्तार से समझाइए। आप लोग हरी बनाएगा दोस्तों, सामाजिक विकास, कह रहा कि अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए उसमें सामाजिक गुणों का विकास होना आवश्यक है। सामाजिक विकास से तात्पर्य होता है कि समूह में एक साथ रहकर समाज के प्रति अच्छा व्यवहार करना। समझ गए, चलिए ये एक हेडिंग बनाएगा आप लोग, शैशवावस्था में सामाजिक विकास, यानी शैशवावस्था से तात्पर्य जन्म से 2 वर्ष की अवस्था से होता है। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर रहता कि नहीं रहता है। अब शैशवावस्था का बच्चा क्या जाने सामाजिकता के बारे में, है कि नहीं। फिर वह जब घरेलू परिस्थितियों में बालक माता पिता भाई बहन परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंतः क्रिया करके विशेष सामाजिक अनुभूतियां प्राप्त करता है। दूसरा आपका है दोस्तों, दूसरी हेडिंग है बनाइएगा आप लोग, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था से तात्पर्य 2 से 12 वर्ष की अवस्था से होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, आइए उनको हम देखते हैं। आइए पहला आपका है दोस्तों, पहला है आपका कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास यानी कि 2 से 6 वर्ष। दूसरा है आपका दोस्तों कि उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास यानी 6 से 12 वर्ष, ठीक है। आप लोग हेडिंग बनाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक घर के बाहर अपने उम्र के बच्चों के साथ संपर्क करना शुरू कर देता है। वह अन्य बालकों के साथ संपर्क करना शुरू कर देता है जिससे उसका सामाजिक विकास होता है। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सामाजिक विकास काफी तेजी से देखने को मिलता है। इस अवस्था में बालक में सामाजिक सूझ, उत्तरदायित्व तथा प्रतिस्पर्धा सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है दोस्तों किशोरावस्था में सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट इन एडल्ट्स, यानी कि एडल्ट्स। किशोरावस्था की आयु का काल दोस्तों 12 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में किशोरों में तीव्र परिवर्तन और समायोजन होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। लड़के एवं लड़कियां एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं दोस्तों, आकर्षण रखते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न 32, कह कि बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्व है पर समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा, पहले तो हेडिंग बनाइएगा, बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम का सापेक्षिक महत्व। वंशानुक्रम के प्रभाव से सभी बच्चों की शारीरिक संरचना में विविधता होती है। अतः इसके आधार पर एक शिक्षक बच्चों के शारीरिक संरचना के आधार पर उसके विकास में ध्यान दे
सकता है। वंशानुक्रम के कारण बच्चों की जन्मजात क्षमताओं में भी अंतर पाया जाता है। वंशानुक्रम बच्चे की मानसिक क्षमता को भी प्रभावित करता है, और है ना, प्रभावित करता है। कोई भी बच्चा उससे अधिक विकास नहीं कर सकता जितना उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है ना। आइए अब आप लोग बनाइएगा हेडिंग। हेडिंग थोड़ा सा दोस्तों बड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं है, इसको आपको बनाना ही पड़ेगा, नंबर लेना है तो। बच्चे के मानसिक विकास में वातावरण का सापेक्षिक महत्व। वातावरण का प्रभाव बच्चों की भावनाओं पर व्यापक रूप से पड़ता है। वातावरण बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वातावरण के माध्यम से ही बालक के विकास की दिशा निर्धारित होती है। बच्चों के मानसिक विकास पर भी वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे वातावरण में बालक का मानसिक विकास अच्छे से होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 33 कह रहा है कि सीखने के पठार के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। उत्तर सीखने के पठार के कारण। सीखने के पठार के निम्नलिखित कारण है दोस्तों। पहला है, आप लोग हेडिंग बनाएगा, प्रेरणा का प्रभाव। किसी कार्य को सीखने के लिए यदि प्रेरणा का प्रभाव नहीं है तो बच्चों के दिमाग में पठार बनना शुरू हो जाता है। दूसरा आपका है कि व्यवधान अधिगम करते समय बीच में यदि किसी प्रकार का व्यवधान या बाधा जिसे कहते हैं से शोरगुल होने लगे तो बच्चों के मस्तिष्क में पठार बनना शुरू हो जाता है। समझ गए। चलिए अगली हेडिंग आप लोग बनाएगा दूसरी, सीखने के अनुचित विधि। यानी लिखने में कलम को कसकर पकड़ना, शब्द को रुक कर पढ़ना, उंगलियों की सहायता से गिनती गिनना आदि अनुचित विधि है। इस विधियों को अपनाने से अधिगम में पठार बन जाते हैं। दोस्तों लास्ट आपकी हेडिंग है चौथी, अभ्यास का प्रभाव। थांडाइक के सीखने के नियम में अभ्यास को सबसे महत्वपूर्ण दिया गया है। यदि अभ्यास गलत तरीके से हुआ है तो सीखने में पठार शीघ्र आ जाएगा। समझिए। चलिए अब आप लोग हेडिंग बनाएगा दोस्तों, सीखने के पठार को दूर करने के उपाय। सीखने के पठार को दूर करने के निम्नलिखित दोस्तों उपाय हैं। पहला आपका है कि सीखने के पठार को दूर करने के लिए एक अच्छा उपाय है कि सीखने में बीच बीच में विश्राम करना चाहिए। दूसरा आपका है कि बाल केंद्रित शिक्षा का आजकल प्रचलन है, इससे बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और पठार भी दूर हो जाता है। तीसरा आपका है कि शिक्षण विधि में बीच बीच में परिवर्तन करने से अधिगम में पठार नहीं बनता है। चलिए लास्ट है आपका चौथा, अच्छे कार्यों पर उसे अच्छे शब्द द्वारा पुरस्कृत करना चाहिए, अतः पुनर्बलन का प्रयोग से भी पठार नहीं आता है। तो ये हो गया दोस्तों प्रश्न 33 के उत्तर। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 34 तरह की पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का चित्र भी बताइए। चित्र भी बनाइए, है ना, चित्र बनाकर बताना आपको है। तरह की पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। अनुबंधन के द्वारा उद्दीपन, है ना, तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होता है। इस सिद्धांत को क्लासिकल, क्या कहते हैं दोस्तों, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए पावलोव का प्रयोग। पावलोव ने पशुओं पर कई प्रयोग किए। इनका जो है प्रसिद्ध प्रयोग जो हुआ था वह कुत्ता पर किया गया। कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन देखते ही उसकी लात टपकने लगती थी। कुछ दिनों के बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाने लगी। उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन भोजन को घंटी बजने के कृत्रिम उद्दीपन से जोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप कुत्ता लार टपकाता था। इसके बाद उसने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनते ही बिना भोजन देखे कुत्ते ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया, है ना, यानी कि लार बहाना की। इस प्रकार अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपन घंटी के प्रति भी
स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार बहने में परस्पर संबंध स्थापित हो गया, यह संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है। समझ गए? देखिए ये है इसका चित्र, यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, इस तरह आपको भी चित्र बनाना पड़ेगा दोस्तों, बनाकर इस तरह से इसको दर्शा दीजिएगा। देखिए ये डॉगी है यानी कुत्ता है। ठीक है, इस कुत्ते को इसमें जो कि बांधा गया है। ठीक है, यहाँ पर खाना रखा गया है ना, यहाँ कटोरा और लार है। ठीक है, यानी कि ये कटोरा है आपका और इसमें कुत्ता अपना लार गिराएगा। समझ गए? इस तरह आप लोग बना दीजिएगा। और ये देखिए घंटी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, घंटी है, यहाँ पर लगी हुई घंटी है। ठीक है, तो ये था इनका पालों का प्रयोग। समझ गए? चलिए आइए आगे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 35। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 35 देखिए क्या कह रहा है कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। दोस्तों अभिप्रेरणा मैडोगल के अनुसार बताया गया कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक या मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजपथ है। गुड के अनुसार किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। आइए कह रहा है कि अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला आपका है आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा। इसमें बालक किसी कार्य को अपने स्वभाव की इच्छा से करता है तथा सुख और संतोष की अनुभूति को प्राप्त करता है। दूसरा आपका है कि बाह्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है ना। इस अभिप्रेरणा में बालक किसी दिए हुए कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य अभिप्रेरणा के कारण करता है। इसमें शिक्षक निंदा, पुरस्कार, प्रशंसा आदि नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 36 कह रहा है कि ध्यान एवं रुचि में क्या संबंध है। एक ऐसी सूची बनाइए जिससे आप कक्षा में बच्चों को कक्षा में बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। हेडिंग आप लोग दीजिएगा दोस्तों इसमें, ध्यान एवं रुचि में संबंध। ध्यान और रुचि का घनिष्ठ संबंध है। जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होती है ध्यान उसी में केंद्रित होता है। मैडोगल ने रुचि को गुप्त ध्यान कहा है और ध्यान को सक्रिय रूप बनाया है। देखिए कह रहे कि रुचि एक मानसिक संरचना है और ध्यान एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, विद्यालय की कक्षा में बच्चों की रुचि जागृत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला है आपका कि छात्रों से मिट्टी के खिलौने बनवाए जाए। दूसरा आपका है कि मिट्टी के खिलौने को रंगने के लिए कहा जाए। तीसरा आपका है कि बच्चों से पौधारोपण कराया जाए और चौथा आपका है कि बच्चों से हैंडीक्राफ्ट का कार्य करवाया जाए और आपका पांचवा है बच्चों के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 37 कह रहा है कि शिक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के प्रभाव की विवेचना कीजिए। आप लोग हेडिंग बनाएगा कि शिक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं के प्रभाव। इसके तक लिखिएगा कि शिक्षा व्यक्ति में पर्याप्त परिवर्तन कर देती है। जो व्यक्ति साक्षर होते हैं वे निरक्षर व्यक्तियों से काफी भिन्नताएं रखते हैं। शिक्षा में व्यक्तिगत विविधताओं के प्रभाव निम्नलिखित है दोस्तों। पहला आप लोग हेडिंग बनाएगा वातावरण का प्रभाव। एक अच्छे वातावरण में बालक की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से होती है। जहाँ का वातावरण शांत होता है बच्चा वहाँ पर अधिक सीखता है। इसके विपरीत जहाँ का वातावरण कुसमयोजित होता है वहाँ पर बच्चा सही से सीख नहीं पाता है। अगली हेडिंग देखिएगा, अगली हेडिंग बनाएगा दूसरी, वंशानुक्रम का प्रभाव। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता का मूल कारण वंशानुक्रम है। बुद्धिमान माता पिता की संतानें अधिक बुद्धिमान होती हैं तथा मंद बुद्धि माता पिता की संतानें प्रायः कम बुद्धिमान होती हैं। तीसरा आप लोग बताइएगा कि लिंग भेद। शिक्षा में लिंग भेद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करती हैं। बालक बालिकाओं की शारीरिक बनावट बौद्धिक क्षमता में काफी अंतर पाया जाता है। बालिकाओं की स्मरण शक्ति बालकों की अपेक्षा तीव्र होती है। यदि बालक गणित और विज्ञान में अधिक कुशाग्र होते हैं
तो बालिकाएं साहित्य और कला में विशेष निपुण होती हैं। आप लोग देखे होंगे, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 38 कह रहा है कि स्मृति को परिभाषित कीजिए, स्मृति के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण देकर समझाइए। तो आप लोग स्मृति की परिभाषा हिलगार्ड के अनुसार देखिएगा। कह रहा है कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। आइए और राइटरों को देखते हैं। जैसे वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग। स्मृति के प्रकार, स्मृति निम्नलिखित प्रकार की होती है दोस्तों। पहली आपकी है अस्थायी स्मृति, यह स्मृति जिसमें याद की हुई चीजें अधिक दिनों तक रहती हैं, अस्थायी स्मृति कहलाती है। दूसरा आपका है अस्थायी स्मृति, यह स्मृति जिसमें याद की हुई चीजें अधिक दिनों तक नहीं रहती है, जल्दी भूल जाती हैं, वह क्या होती है, अस्थायी स्मृति कहलाती है। आइए तीसरा देखिएगा, तीसरा लिखिएगा हेडिंग सक्रिय स्मृति, जब कोई घटना तथ्य आवश्यकता पड़ने पर तुरंत स्मरण हो जाए तो इस प्रकार की स्मृति सक्रिय स्मृति कहलाती है। चौथा आप लोग हेडिंग बनाएगा कि निष्क्रिय स्मृति, इसमें बिना किसी प्रयत्न के ही कोई भी बातें स्मृति में बनी रहती है। पांचवा आपका है कि तार्किक स्मृति, इस स्मृति में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, इससे वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। चलिए छठा देखिए यांत्रिक स्मृति, इसमें कुछ कार्य यंत्रवत स्वतः होते रहते हैं। और आपका सातवां शुद्ध स्मृति, इस स्मृति में कोई कार्य व्यवस्थित ढंग से सीखा जा सकता है। और लास्ट आपका है दोस्तों आठवां करा के रटंत्र स्मृति, इसमें तथ्यों को रट कर याद किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 39 कह रहा है कि आप कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे, भूलने की गति को रोकने के उपाय सुझाइए। तो दोस्तों उत्तर में लिखिएगा आप लोग, हेडिंग बनेगा कि कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया को नियंत्रित करना, है ना। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि अगर बच्चा बार बार बताई गई एक ही बात को भूल जाता है तो इसके लिए उसे डांटे या मारे नहीं। यदि बच्चे को गृह कार्य के रूप में 1 से 30 तक की गिनती याद करने को दिया गया तो इसे बच्चे को एक बार में ना याद कराएं। इसके लिए समय को 2 से 3 अंतराल में बांट दें। जैसे सबसे पहले तय किए गए समय में बच्चे को सिर्फ 1 से 10 तक की गिनती याद कराएं, इसके अगले दिन 10 से 30 तक की गिनती याद कराएं, समझ गए। फिर इसके बाद इसका रिवीजन कराएं। ऐसा करने से बच्चों से भूलने की क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। मगर आज के जो अध्यापक हैं वो सिर्फ पहले डंडवा उठा लेंगे मारने के लिए, है कि नहीं। भूलने की गति को रोकने के उपाय, इसके निम्न उपाय हैं दोस्तों। पहला आपका है गेम्स खेलें। अनेक प्रकार के गेम्स हैं जो बच्चे की याददाश्त को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बच्चों के लिए ब्रेन स्ट्रमिंग के इंडोर गेम्स अधिक उपयोगी हैं। दूसरा आपका है कि बार बार बच्चे की गलती याद ना दिलाएं, है ना। हेडिंग बनेगा कि बार बार बच्चे की गलती याद ना दिलाएं। यदि बच्चों को कोई बात 10 बार बताई गई हो लेकिन वह फिर भी उसे याद नहीं कर पा रहा है तो उसे यह ना बोलें कि आपने उसे वह बात 10 बार बताई है। बच्चों को अलग अलग तरीके से उसे याद दिलाने की कोशिश करें, समझे, समझ में आ रहा ना। चलिए भविष्य के टीचर देखिए प्रश्न 40 देखिए क्या करा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 40 को देखते हैं। कह रहा है कि सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के प्रकारों के संक्षिप्त चर्चा कीजिए। उत्तर में लिखिएगा आप लोग, हेडिंग बनाएगा कि सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है। इसका क्षेत्र व्यापक है। इसमें प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, सरकार और व्यापार आदि शामिल हैं। सांख्यिकी के प्रकार इसके निम्नलिखित प्रकार हैं दोस्तों, आइए उनको हम लोग देखते हैं। पहला आपका है, हेडिंग बनाएगा, पहला
आपका दोस्तों वर्णनात्मक सांख्यिकी, यानी कि वर्णनात्मक सांख्यिकी में नमूना और जनसंख्या डेटा आंकड़ा जिसे कहा जाता है के गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी शहर में इंटरनेट या टेलीविजन का उपयोग करने वाले लोगों का समूह। दूसरा आप लोग बनाएगा कि अनुमानात्मक सांख्यिकी, इसमें परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे काल्पनिक शोध से अनुमान प्राप्त करना। चलिए आगे चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों वर्ष 2017 में। चलिए सभी लोग, जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न 41 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर लिखिएगा कि बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख निम्नलिखित है दोस्तों। पहला देखिए, पहला कह रहा है कि बालक के बुद्धि एवं विकास की प्रगति का ज्ञान कर लेने के बाद बालक भविष्य में कैसे और क्या बन सकता है, हम अनावश्यक श्रम तथा निराशा उसे अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। दूसरा आपका है कि बालक के भविष्य में होने वाली वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे, इस बात पर ज्ञान हमें सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है। और तीसरा आपका है कि प्रत्येक बालक में बुद्धि एवं विकास की गति एक समान नहीं होती, इसलिए हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। समझ गए। चलिए चौथा कह रहा है कि बुद्धि और विकास की दिशा में परिणाम संबंधित सिद्धांत यह बताते हैं कि विकास निश्चित दिशा में होता है। विशेष आवश्यकता एवं आयु में बालक का विकास के ज्ञान से इस विषय में मदद ली जा सकती है। समझ गए। चलिए तो चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 42 कह रहा है कि बाल्यावस्था में संयोगात्मक विकास कैसे होता है। तो बाल्यावस्था में बालक के संवेग मात्र उत्तेजना न होकर उसकी अभिव्यक्ति में सामाजिकता उत्पन्न होने लगती है और उनकी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण होने लगती है और उनकी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। इस अवस्था में बालक में संयोगों को दमन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वह यह समझने लगता है कि उसके किस व्यवहार से परिजन या शिक्षक एवं अन्य लोग प्रसन्न होंगे और किस प्रकार के व्यवहार से वे दुखी होंगे। इस अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार के संवेगों जैसे भय, निराशा, चिंता, व्यग्रता, कुंठा, स्नेह, प्रेम, प्रसन्नता आदि स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं। समझ गए। चलिए समझ गए तो आगे चलो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 43 कह रहा है कि बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे किया जाता है। तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास तब संभव है जब बालक को वैसा वातावरण प्रदान किया जाए। बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास कुछ निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। पहला आपका कि मन की झिझक और डर को दूर करने में बालकों की अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि बच्चों की मौलिकता को बढ़ावा देकर। तीसरा आपका है कि लचीलेपन को प्रोत्साहित करके। लचीलेपन से आशय किसी काम को सीखते समय यदि वह अपने तरीके से सीखना चाहे तो उनकी इस गतिविधि को उत्साहित किया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 44 करें कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं दोस्तों। उत्तर लिखिएगा कि बहिर्मुखी वह व्यक्ति होता है जो अन्य लोगों और बाहरी दुनिया में रुचि रखता है। बहिर्मुखी या बहिर्मुखता अन्य लोगों के प्रति चौकसता या गतिविधि आक्रामकता रखते हैं। बहुमुखी जो होते हैं होना यानी बाह्य जगत से जुड़कर उसके आकर्षणों में उलझते रहना। उन्हें दूसरों से बात करने में आनंद आता है क्योंकि इससे उन्हें अपने आसपास ठीक है कि दुनिया से जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलती है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 45 कह रहा है कि दोस्तों अगर चैनल को हमारा फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को हमारे लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को अपने शेयर कर दो। समझ गए। तो चलिए प्रश्न 45 देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो दोस्तों लिखिएगा कि परियों की कहानी छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने
का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। अधिक पढ़ाई और ज्ञान प्राप्ति करके आपकी कल्पना शक्ति में सुधार हो सकता है। विभिन्न क्रियाओं में भाग लें और उन्हें नए चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करें, जैसे कि कला, लेखन या गीत गाना। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास निम्न प्रकार से किया जा सकता है। चलिए देखिए, पहला देखिए रोल प्ले में व्यस्त रखें। दूसरा है रचनात्मक खेल खेलने हैं। तीसरा आपका है कि आउटडोर खेल के लिए भेजें। समझ गए? तो चलिए समझ गए तो आगे चलिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 46 कह रहा है कि बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो किसी बालक के माता पिता का जैसा शारीरिक विकास होता है वही उनकी संतानों को भी प्राप्त होता है। प्रत्येक बालक विभिन्न शारीरिक गुणों जैसे रंग, रूप, शारीरिक गठन, है ना, स्वास्थ्य, रोग, लैंगिक परिपक्वता, शारीरिक विकृति, शारीरिक दोष आदि बातों को बालक वंशानुक्रम द्वारा ही प्राप्त करता है। बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित है दोस्तों। आइए, पहला है आपका यांत्रिक तंत्र की बनावट, तंत्रिका तंत्र की बनावट। दूसरा आपका है कि मानसिक विकास पर प्रभाव। तीसरा आपका है कि चरित्र पर प्रभाव। चौथा आपका है संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। पांचवा आपका है कि सामाजिक विकास पर प्रभाव। और छठा आपका है कि व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। और सातवां आपका है कि स्वभाव पर प्रभाव। दोस्तों थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो आपके प्रश्न है बहुत थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो प्रश्न आपके बड़े हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा हो, ठीक है। मैं जितना चाहता हूँ कि वीडियो उतना शॉर्ट में हो जाए और जानकारी आपको पूरा मिले, जानकारी आपको पूरी मिल जाए, ठीक है। और वीडियो का हो जाए आपका शॉर्ट हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग फास्ट नहीं पढ़ना चाहते तो उसको कम भी कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 47 कह रहा है कि अनुकरण द्वारा सीखने का क्या आशय है। तो अनुकरण का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों की नकल करना। बच्चे भी अपने सभी नित्य कर्मों को बड़ों के अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। अनुकरण शब्द यानी भाषा के मिमेसिस के समानार्थी रूप में प्रयुक्त हुआ है। मिमेसिस को अंग्रेजी में इमिटेशन कहते हैं। अनुकरण का अन्य अर्थ यह भी है किसी पाठ को या कठिन कार्य को सीखने के लिए अध्यापक या किसी अन्य छात्र का अनुसरण करना। अनुकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक हैगार्ड को माना जाता है। अनुकरण एक सामान्य प्रवृत्ति है जिसका प्रयोग मानव दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में करता है। अनुकरण में हम दूसरों को क्रिया करते हुए देखते हैं और वैसा ही करना सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 48 तरह की कोहलर के सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। तो तुम लिखिएगा कि कोहलर के सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत अधिगम सिद्धांतों में क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत वर्णित किया जाता है या वर्णित किया गया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं दोस्तों, आइए उनको देखते हैं। चलिए पहला है आपका, चलिए देखिए पहला क्या करा है, परिवर्तित अनुक्रियाओं द्वारा प्रयास करना। दूसरा है समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण। तीसरा है एकाएक उपयुक्त अनुक्रिया अभिव्यक्त करना। चौथा आपका कि अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करना। पांचवा आपका कि उद्देश्य, लक्ष्य अथवा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना। और छठवां आपका कि प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध न होने पर अन्य अनुक्रिया करना या केंद्रीकरण करना। सातवां आपका है दोस्तों समस्यात्मक स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम एवं ध्यान का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 49 कह रहा है कि सीखने में पठार के क्या कारण है, संक्षेप में लिखिए। सीखने की इस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, इस अवस्था में अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति, है ना, नहीं दिखाई पड़ती है। इस सपाट स्थल को अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम पठार बनने के मुख्य कारण भी हैं, आइए उन कारणों को देखते हैं दोस्तों। पहला है आपका मनोशारीरिक सीमा। दूसरा आपका है नकारात्मक कारक। तीसरा आपका है कार्य की जटिलता। चौथा आपका है कि सीखने की अनुचित विधि।
पांचवा आपका है कि पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष। छठा है दोस्तों अभ्यास का अभाव। सातवां आपका है कि उपयुक्तता ना होना। और आपका आठवां है जटिल कार्य केवल एक पक्ष पर ध्यान। और नौवां आपका है व्यवधान। दसवां आपका है प्रेरणा का अभाव। आइए 11वां देखिए दोस्तों, 11वां कह रहा है कि आवश्यकता के अनुरूप नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 50। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, ठीक है। इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए प्रश्न 50 क्या करा है कि स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों उत्तर लिखिएगा वुडवर्थ के अनुसार सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है। किसी बात को याद करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। वस्तुतः जब व्यक्ति किसी वस्तु या पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो इस वस्तु पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो उस वस्तु पदार्थ, ठीक है, पदार्थ अथवा स्थान की प्रतिमा अथवा चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। इन्हीं संचित चिन्हों अथवा पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाती है। स्मृति के प्रभावी कारक निम्नलिखित हैं, आइए उनको देख लेते हैं दोस्तों। पहला है आपका अधिगम, दूसरा आपका है प्रत्यास्मरण, तीसरा आपका है धारण, चौथा आपका है पहचान। तो चलिए हम लोग आ गए हैं दोस्तों वर्ष 2016 में, ठीक है। चलिए दोस्तों जितने लोग नए हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 51 कह रहा है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों लिखिएगा कि बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस यानी कि आईक्यू कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिसे बुद्धि का आकलन किया जाता है। बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। टर्मैन, ठीक है, टर्मैन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला। बुद्धि लब्धि की गणना के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देकर उसे 100 से गुणा कर दिया जाता है। आइए दोस्तों देखिए लिखा है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 यानी 100, ठीक है। ये इसका सूत्र है बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि जो है दोस्तों, आइए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। चलिए एक और लिखा गया है बुद्धि लब्धि, एक और लिखा गया है वास्तविक आय, ठीक है, समझ गए। देखिए 140 से ऊपर अगर बच्चा की बुद्धि लब्धि है तो वो क्या है दोस्तों, वो प्रतिभाशाली है ना। 120 से 140 तक जो बच्चा की बुद्धि लब्धि है वह अति उत्कृष्ट बुद्धि वाला होगा, ठीक है। आइए 1 से 10 से लेकर 1 से 19 तक जो है वह उत्कृष्ट बुद्धि वाला, और 90 से 109 तक औसत बुद्धि वाला, और 80 से 89 तक मूढ़ता, और 70 से 79 का होगा सीमांत यानी बुद्धिमत्ता में सीमांत कमी, ठीक है। और 55 से 69 तक जो है दोस्तों ये विलंबित मानी हल्का बिगड़ा हुआ या विलंबित। और लास्ट आपका दोस्तों 40 से 50 यानी मंद बुद्धि वाला, मध्य रूप से क्षीण या विलंबित। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 52 कह रहा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इसके अंतर्गत लिखिएगा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जिसमें ऐसे व्यक्तित्व के गुण होते हैं जिन्हें अंतर्मुखता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे बाहरी रूप से क्या हो रहा है इसके बजाय अपने आंतरिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। वे बड़े समूहों या भीड़ के बजाय केवल एक या दो लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति जो होता है वह चिंतनशील होता है तथा अपनी ही ओर केंद्रित रहता है, समझ गए, केंद्रित रहता है। इस
व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप में प्रकट नहीं होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, आइए देखते हैं उनको। देखिए दोस्तों, पहला आपका है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एकांकी होते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? एकांकी होते हैं, एकदम एकांत में रहना पसंद करते हैं, समझ गए। दूसरा आपका है कि ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की विशेष वस्तुओं से कम अनुराग होता है, ठीक है। और तीसरा आपका है कि ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोदर हेतु लीन रहते हैं। और आपका चौथा दोस्तों कि ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। पांचवा आपका है कि यह प्रायः प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं, समझिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 53 कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया की अवस्था से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, वस्तु अस्तित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। इसमें प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है दोस्तों। जीन पियाजे कौन? जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिकी एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास एक सिद्धांत के निम्न अवस्थाओं में समझाया गया। पहला आपका है संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था इसे कहा जाता है, 0 से 2 वर्ष। दूसरा है दोस्तों आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष। तीसरा आपका कि स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 है, ठीक है। और चौथा आपका कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 54 कह रहा है कि व्यक्तित्व विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? दोस्तों आप हेडिंग बनाएगा व्यक्तित्व विभिन्नता, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्ति विभिन्नता कहा जाता है। व्यक्तित्व विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। इस दृष्टि से व्यक्तित्व विभिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखिए स्किनर जी कहते हैं कि व्यक्तित्व विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। दूसरे हैं टायलर के अनुसार शरीर के आकार और स्वरूप शारीरिक गति संबंधित क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों, ठीक है, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 55। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए प्रश्न 55 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कल्पना से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखिएगा कि वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क में प्रतिमाओं को स्थापित करता है। वह इन प्रतिमाओं में परिवर्तन करके नवीनता उत्पन्न कर देता है। इसी नवीनता का नाम कल्पना है। कल्पना के द्वारा व्यक्ति यथार्थ से अलग हट जाता है, इससे उसे सुख मिलता है। कल्पना में अनुभव का प्रत्यास्मरण होता है, लेकिन कल्पना को अलग स्थापित करने वाला लक्षण विद्यमान होता है। अतः यथार्थता में अभूतपूर्व परिवर्तन करना ही कल्पना होता है। कल्पना को स्पष्ट करने के लिए निम्न परिभाषाएं हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला आपका है वुडवर्थ के अनुसार कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब कोई पूर्व यथार्थ तथ्यों का व्यक्तिगत स्मरण करता है तो वह कल्पना प्रदर्शित करता है। दूसरे हैं मैडुगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं को संबंध का चिंतन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 56 कि अनुकरण द्वारा सीखना से आप क्या समझते हैं?
सामान्यतः अनुकरण का अर्थ है किसी कार्य या वस्तु का नकल करना। हमारे दैनिक जीवन में अनुकरण एक साधारण सी बात है, जैसे बस स्टॉप में बस को आते देखकर दौड़ना, लाइन में लगना आदि। इस प्रकार वे सभी कार्य जो व्यक्ति चेतन या अचेतन अवस्था में दूसरों के कार्यों के अनुसार करते हैं अनुकरण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग हेडिंग बनाएगा मिड के अनुसार। मिड के अनुसार दूसरे व्यक्ति के कार्यों या व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना अनुकरण है। अगले हैं रायबर्न के अनुसार अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है। सीखने के प्रभावशाली विधियों में छात्रों के अनुकरण द्वारा सीखने को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 57। तरह के सीखने के तत्परता के नियम से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखिएगा दोस्तों। तत्परता का नियम, इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित रहती है दोस्तों। यदि बालक में गणित की प्रश्न करने की इच्छा है तो वह उनको करता है, अन्यथा नहीं करता है ना। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने में सहायता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। अगले आपके हैं भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। समझिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 58 कह रहा है कि मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो मानसिक थकान निरंतर मानसिक कार्य करने से आती है। जब व्यक्ति निरंतर मानसिक कार्य करता रहता है तो मस्तिष्क की बौद्धिक एवं चिंतन आदि शक्तियां शिथिल हो जाती हैं शिथिल हो जाती हैं। मानसिक थकावट असल में मांसपेशियों या शरीर की थकान की तरह ही होती है। देखिए वैलेंटाइन के अनुसार मानसिक थकान प्रायः केवल एक बोरियत है। जब तक व्यक्ति की रुचि बनी रहती है तब तक वह किसी प्रकार की मानसिक थकान का अनुभव नहीं करता है। समझ गए? मानसिक थकान के लक्षण हेडिंग बनाएगा, इसके अंतर्गत लिखिएगा कि बालक किए जाने वाले कार्य में अरुचि प्रकट करता है। दूसरा है दोस्तों कि पलकों में भारीपन आ जाता है। तीसरा आपका कि पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है। चौथा आपका कि बालक मस्तिष्क में भारीपन का अनुभव करने लगता है। पांचवा आपका कि विचारों और तर्क शक्ति में कमी आ जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 59 कह रहा है कि कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है ना। कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत हेडिंग बनाएगा, इसके अंतर्गत लिखिएगा कि यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलर ने अपना प्रयोग 1916 में किया था। इस प्रयोग में उसने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी का प्रयोग किया था। कोहलर ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है। उसमें वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण होना तथा क्षेत्र का पुनर्गठन करना ही सूझ या अंतर्दृष्टि है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग बनाएगा आप लोग अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण। दूसरा है परिवर्तित अनुक्रियाओं द्वारा प्रयास करना। तीसरा आपका कि समस्यात्मक स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम या ध्यान का केंद्रीकरण करना। और आपका चौथा दोस्तों के उद्देश्य, लक्ष्य अथवा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना। पांचवा आपका है प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध ना होने पर अन्य अनुक्रिया करना। और आपका छठा लास्ट है अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करना। समझ गए? तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न 60 पे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी लोग इस समय इस सेशन को देख रहे हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं हम लोग हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सीखने में
परिपक्वता का योगदान बताइए। उत्तर में लिखिएगा कि सीखना व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार अर्जन की एक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन या तो परिपक्वता के कारण होता है या किसी नई बात को ग्रहण करने के कारण। परिपक्वता शारीरिक विकास की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बढ़ती हुई आयु के साथ शरीर एवं स्नायुमंडल, ठीक है, स्नायु मंडल का विकास सीखने की सामर्थ्य को जन्म देता है। समझ गए। अस्पष्टता सीखने की परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। परिपक्वता की प्रक्रिया सीखने से पूर्व की स्थिति है तथा यह सीखने का आधार है। परिपक्वता के अभाव में किसी क्रिया का सीखना न केवल दुष्कर अपितु असंभव है। वस्तुतः परिपक्वता किसी व्यवहार को अर्जित करने या सीखने की एक पूर्व आवश्यकता है। समझे। तो दोस्तों ये था प्रश्न 60 के आंसर। तो सभी लोगों ने बहुत बढ़िया से सभी प्रश्नों को देखा, समझा, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट।